नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा आज का वीडियो है घाटी सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि हम प्राचीन भारत का इतिहास जो है शुरू कर दिया। इसके पहले हमने नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में पढ़ेंगे तथा इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास, जो भी इतिहास है उसके बारे में कराएंगे आपको। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। अगर और हमने एक ही वीडियो में दिल्ली सल्तनत के जो 5 राजवंश हुए थे उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा तथा इसको हड़प्पा भी कहा जाता है। आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा कि इसको हड़प्पा भी कहा जाता है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु नदी के तट पर यह सभ्यता मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से मिली थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो हड़प्पा नामक से जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, वहीं से कुछ अवशेष मिले थे, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता मानी जाती है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी। तो ये आप लिंक इम्पोर्टेंट है, मैं जो जो इम्पोर्टेंट है आपको लिंक टिक किए दे रहा हूँ, ठीक है। तो किसने जानकारी दी थी सर्वप्रथम? चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी, ठीक है। 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर साहनी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, ठीक है। तत्कालीन मतलब उस समय जो सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक से जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल, ठीक है। सर 1921 में जॉन मार्शल के कहने के अनुसार राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की। तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके लिए लाइन इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा की खोज किसने की, अब कब और कब की। तो 1921 में दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखिए, ये हड़प्पा, अब मैंने बताया आपको कि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसको क्या घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, सिंधु नदी आपको दिख रहा हो, तो ये सभ्यता यहीं स्थित है, आलमगीरपुर, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार, तो सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है, पूरब में कहाँ तक है, उत्तर में कहाँ तक, दक्षिण में कहाँ तक है तथा उत्तर में कहाँ तक है, तो उसका हम विस्तार पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर तक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर तक कहाँ है, तो माढ़ा, माढ़ा जम्मू कश्मीर तक, यहाँ उत्तर तक इसका विस्तार है। अगर पूछा जाए पश्चिम तक कहाँ विस्तार है, तो पश्चिम तक है सुतांगडोर बलूचिस्तान, पश्चिम तक इसका विस्तार है। तथा पूर्वी तक पूछा जाए तो पूरब तक के कहाँ है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। तथा दक्षिण तक दैमाबाद महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इसको याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ आप उसको ज्वाइन कीजिए। मैं जैसे ही वीडियो कंप्लीट करता हूँ तुरंत उसका पीडीएफ डाल देता हूँ। या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको आपको कहीं समझ में नहीं आया है, तो व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप कॉलिंग करके भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको उचित लगे आप वहाँ पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, ये देखिए, ये आप लिखिए कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार का आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा दोस्तों? त्रिभुजाकार। ये त्रिभुजाकार मतलब 3 कोने वाला, ये देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार आपको दिख रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, सामाजिक जीवन, यानी कि उनके लोगों का, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, वो अपना सामाजिक जीवन कैसे जीते थे, इसके बारे में है। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था, यानी कि माता माता देखिए, अब आज का जो हमारा समाज है पितृ सत्तात्मक है, यानी कि पिता की जो हुकूमत ज्यादा चलती है, यानी कि पिता का जो पावर है ज्यादा है। उस समय क्या था, मातृ सत्तात्मक, यानी कि माता का पावर ज्यादा था, ठीक है। और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था।
कितने वर्गों में बटा था? 4 वर्गों में। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी व शिल्प वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये 4 वर्गों में सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा था। आप लोग याद रखिए कितने वर्गों में बटा था? तो 4 वर्गों में बटा था। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी व शिल्प वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ठीक है। अगला, भोजन। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, दोनों प्रकार के लोग पाए जाते थे। अब आता है सावधान प्रणाली, यानी कि अगर कोई मृत हो जाता था तो उसको 3 तरह से उसका जो है अंतिम संस्कार किया जाता था। कैसे? सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया करते थे। ये पहला आता है पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान क्या है? मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। तो इसमें क्या होता था, जो मृत होते थे उनको क्या कब्र में दफना दिया जाता था। फिर आता आंशिक समाधान। इस मृत के शरीर को जंगल में रख देते थे, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना दिया जाता था। इसमें क्या होता था आंशिक समाधान में, कि मृतक के शरीर को जब जैसे किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो उसके शरीर को, पार्थिव शरीर को कहाँ रख दिया करते थे? जंगल में रख देते थे। और जब उसके पशु पक्षी जो थे तो उसके मांस को खा लेते, जब हड्डियां बचती थी, सिर्फ कंकाल पिंजर बचता था, तो उसको क्या कर दफना दिया जाता था। तो ये हो गया। तीसरा है दाह संस्कार। दाह संस्कार यानी कि मृतक को जलाने की परंपरा, तो उसको क्या करते थे? जला दिया करते थे। तो ये 3 प्रकार से जो है ये क्या किया करते थे? मृतकों का अंतिम संस्कार किया करते थे। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब आता है हमारा नगर नियोजन। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के मकानों के निर्माण में समानतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आज से हम कितने साल पहले भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, गलियों में खुलते थे। तो सिंधु सभ्यता के मकान के दरवाजे थे वो मुख्य सड़कों में न खुल के पीछे गलियों की ओर खुलते थे। अगला है हमारा, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। तो सर्वाधिक चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग कितनी थी? 10 मीटर जिसकी चौड़ाई थी। समानता मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानघर, कुएं तथा कुछ बड़े शौचालय भी मिले हैं। ठीक है, ढकी हुई नालियाँ भी मिली हैं। ये थी नगर नियोजन। अब आता है हमारा जो हड़प्पा का पहला था शहर था, वो जो नगर, जो हमारा सिंधु का घाटी सभ्यता का पहला शहर था हड़प्पा। देखिए, इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर स्थित है तथा वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो ये लोग आपके लिए दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। इसकी खुदाई कब की गई? 1921 में। किसने की खुदाई? इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। ठीक है। यहाँ से कौन कौन सी निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं? देखिए, श्रमिक आवास यहाँ मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, लकड़ी का ताबूत मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है। तो RH-37 कब्रिस्तान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूछा जाता है RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। आप लोग कितना याद आ गया? ठीक है। देखिए, अब दूसरा है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है 1922। ठीक है, मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया। देखिए, हड़प्पा का 1921 में हुआ था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। तथा मोहनजोदड़ो का जो सभ्यता का जिसकी खोज थी 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और ये पाकिस्तान सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। तो आपको इतना याद है गया। इसकी खोज 1922 में की गई थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि सरल है। तो ये मृतकों का टीला इसका जो अर्थ होता है। ठीक है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? पुरोहित आवास मिला है, अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागृह मिला है, घर में कुआं मिला, आदि शिव की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, सबसे चौड़ी सड़क जो 10 मीटर ये भी मिली है। तो यहाँ से निम्नलिखित ये सारी वस्तुएं जो मिली हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर हम एक इसको ट्रिक से समझ लेते हैं। ट्रिक से कैसे? देखिए, जो मोहन है, भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है? मोहन कहा जाता है। ठीक है, भगवान कृष्ण को मोहन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मोहन होंगे यानी कि भगवान श्री कृष्ण होंगे तो वहाँ क्या होगा? पुरोहित होगा। पुरोहित होगा तो पुरोहित भाई घर में रहेगा, तो पुरोहित आवास होगा।
अब भक्त पुरोहित ऐसे तो रहेगा नहीं, खाना भी खाएगा तो अन्नागार होगा, नहाएगा विस्नान स्नानागार भी होगा, ठीक है। कुआं होगा जहाँ से वो नहाएगा, पानी होगा, शिव की भी मूर्ति होगी, ठीक है भाई, ये रिलेट करके। और नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, नर्तकी नाम की क्या है मूर्ति है भी है वहाँ, और सबसे चौड़ी सड़क भी है, तो आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिए, ठीक है। ये है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, आप लोगों को चित्र में ये दिख रहा होगा, ये है, ठीक है। और ये जो क्या है, ये विशाल स्नानागार आपके सामने ये चित्र में है, विशाल स्नानागार है, ठीक है ये, ठीक। चलिए अगला अगला है हमारा चनहूदड़ो। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की, वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। तो अभी मैंने तीन आपको बताया, ये तीनों का है पाकिस्तान में है। ये किस में, सिंधु नदी के तट पर है और वर्तमान में पाकिस्तान में है। एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और ये औद्योगिक शहर है। कौन सा शहर है, औद्योगिक शहर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे तो औद्योगिक शहर कौन सा था, तो चनहूदड़ो जो है औद्योगिक शहर था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, देखिए लिपस्टिक, शीशा, मनके तथा गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। तो यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं जो हैं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा रोपड़। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की और ये वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो इसकी खुदाई किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने की और वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है रोपड़, ठीक है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली, यहाँ से निम्नलिखित कौन सी वस्तुएं मिली हैं, देखिए यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ मिला है, तो रोपड़ में ऐसा प्रमाण मिला है। अब आता है हमारा कालीबंगा। इसकी खुदाई बी के थापड़ और बीबी लाल ने की, वर्तमान में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अभी देखिए घग्गर नदी अभी कुछ महीने पहले जो थी किसमें थी, चर्चा में थी। क्यों थी, क्योंकि यहाँ बाढ़ आ गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो कालीबंगा कहाँ है, इसकी खुदाई किसने की थी, बी के थापड़ और बीबी लाल ने की थी। वर्तमान में राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। तो इसका अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ियाँ पूछा जाता है, कालीबंगा का अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हल से जुते हुए खेत के निशान भी मिले हैं, यानी कि यहाँ क्या करती थी, खेती होती थी। अलंकृत ईंट भी मिली है, हवन कुंड मिला है, चूड़ियाँ मिली हैं, ठीक है। कहाँ से मिली हमें दोस्तों, हमें मिली हैं कालीबंगा से, जिसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। आप लोग को इतना याद आ गया। अब आगे आता है हमारा अगला धौलावीरा। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसने किया दोस्तों, रविंद्र सिंह बिष्ट ने धौलावीरा की खुदाई की थी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिले हैं। यहाँ से एक वस्तु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेडियम। यहाँ से स्टेडियम मिला है जो खेलने के लिए होता था, यहाँ से स्टेडियम मिला है, धौलावीरा से स्टेडियम मिला। ये कहाँ है, गुजरात में है वर्तमान धौलावीरा। फिर आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी गुजरात में है। इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया, वर्तमान में गुजरात में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली, घोड़े की हड्डियाँ। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि घोड़े की निशान या घोड़े की हड्डियों के निशान कहाँ से मिले, तो सुरकोटदा से मिले। आप लोग इसको एकदम नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है, पीसीएस ऐसे एनटीपीसी पूछा जाता है कि हड्डियों के निशान कहाँ से मिले, तो सुरकोटदा से मिले, जो कि गुजरात में है, ठीक है। अगला है लोथल। लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। लोथल सभ्यता का उत्खनन एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। तो लोथल कहाँ है, ये भी अहमदाबाद यानी कि गुजरात में है, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे है, एस.आर. राव ने इसको जो है उत्खनन करवाया था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, ठीक है। निम्नलिखित वस्तुएं कौन सी मिली हैं, यहाँ से मिला एक बंदरगाह मिला है। क्या मिला है, बंदरगाह। तो देखिए गुजरात क्या है, नदी के समुद्र के किनारे ना गुजरात का, यहाँ गुजरात। तो ये कहाँ मिला, बंदरगाह मिला, यानी कि आयात निर्यात भी किया जाता था, ठीक है। बंदरगाह दोस्तों कहाँ मिलेगा, जहाँ समुद्र का किनारा होगा वहीं तो बंदरगाह मिलेगा, ठीक है। अगर आपने भारत के प्रमुख बंदरगाह नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पे आपको भारत के प्रमुख बंदरगाह मिल जाएंगे, मैंने आपको डिटेल से करवाया है। अगला है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब थोड़ा सा हम समरी इसकी पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, संध्या सभ्यता तथा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये एक ही के ही नाम है, पर्यायवाची है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो भाव चित्रात्मक थी, तथा उसको सर्पीलाकार भी कहा जाता। देखिए ऐसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, भाव क्या थी, सर्पीलाकार भी कहा जाता था, इस ऐसी थी। इसको पहली लाइन कहते थे, इसकी दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन,
ठीक है, तो भाव चित्रात्मक थी। और जैसे सर्पिलाकार भी इस लिपि को कहा जाता था, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो उसको भी याद रखना कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यापार था। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। जो कृषि भी करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, और पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका जो मुख्य था व्यवसाय था, व्यापार करना था। सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल से भी परिचित थे, क्योंकि देखिए व्यापार करेंगे तो माप तौल की इकाई को जानेंगी। ठीक है, तो उससे भी परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा। उनको लोहे से कोई ज्ञान नहीं था, उनको आयरन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो आप लोगों को पूछा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा किससे नहीं था, तो बहुत गलती हो जाती है, लोहा हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो लोहा वो लोग नहीं जानते थे, लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था, तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले, पर शेर का चित्र नहीं मिला है। जैसे मैंने आपको भी धातु बताया ना कि लोहा उनको नहीं पता था, वैसे ही बहुत से मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, लेकिन शेर वहाँ नहीं पाया गया, यानी कि उसमें शेर नहीं था। तो अगर आपसे शेर का कहीं भी ऑप्शन दिखे तो शेर वहाँ नहीं था, आप उसको गलत मारिएगा। ठीक है, ये था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की आज का पूरा क्लास था। आप लोग कैसा लगा आप लोग बताइएगा, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हमारा 969680 ये है। ठीक है, 6707 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तथा डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।